हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड, इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। कर दीजिए कंफर्म क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये एग्जाम टाइम क्लास। फ्रेंड, इस रिवीजन क्लास में हम CIB के ABM पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs, ये वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इनके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इन MCQs का बेस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस प्लस फ्यूचर में पूछे वाले क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज को लेकर के ये MCQs तैयार किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनका डिस्कशन। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग बैंक्स परस्यू ए ब्रॉडर रेंज ऑफ गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस, जिसको हम शॉर्ट में GRC कहते हैं। GRC इनिशिएटिव्स अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें बैंक्स भी शामिल हैं वो GRC इनिशिएटिव्स को परस्यू करते हैं, और वो भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के विद इन। इसके पीछे वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं जिनके चलते हुए वो GRC इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो देखें क्या क्या फैक्टर्स गिवन है। ग्रोइंग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, हायर बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी, इंक्रीज्ड फोकस ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड प्रेशर ऑन परफॉर्मेंस। तो ये चार यहाँ पे फैक्टर्स गिवन हैं, इनमें से हमने पिकअप करने हैं कौन कौन से करेक्ट हैं, विच वंस आर करेक्ट। GRC के इस टॉपिक को लेकर के बराबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नए सिलेबस के अनुसार। तो देख लेते हैं इनमें कौन कौन से फैक्टर्स करेक्ट फैक्टर्स हैं। ग्रोइंग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, सो जो हमारे रेगुलेटर्स हैं वो लगातार इंक्रीज कर रहे हैं अपनी रेगुलेशन को। हायर बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे जैसे नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, जैसे जैसे नए मार्केट्स में बैंक्स काम करते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है बिजनेस की वो इंक्रीज हो रही है, ये भी करेक्ट है। इंक्रीज्ड फोकस ऑन अकाउंटेबिलिटी, अगर गलती हो जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी की बननी चाहिए, उसके ऊपर भी फोकस है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। प्रेशर ऑन परफॉर्मेंस, नो, ये फैक्टर किसी भी तरह से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो दिस मीन ऑप्शन एक मिनट, तो yes, so this is our option answer. Question number 2. Within how many days of request must liquidator provide information about corporate debtors to creditors under IBC? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के मुताबिक वो टाइम लिमिट कितना है? How many days of request must the liquidator provide information? तो अगर कॉर्पोरेट डेटर के बारे में क्रेडिटर्स यानी जैसे बैंक्स हैं वो जानकारी मांगते हैं लिक्विडेटर से, तो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी को वाइंड अप करके क्रेडिटर का पैसा देना, तो कितने दिनों में वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए कौन सा आंसर करेक्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। विद इन 10 days, विद इन 7 days, विद इन 15 days या विद इन 20 days। So what is the time limit? When this time limit is 7 days, 7 दिन के अंदर liquidator should give this information under IBC 2016. Question number 3. Under pre-packaged insolvency resolution process,
In case of default by MSMEs, if a minimum of how many % of creditors vote in favor, the financial creditors can initiate PIRP and file an application with the adjudicating authority. MSMEs के लिए इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि एक प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट किया जा सकता है। तो अगर एक से ज़्यादा लेंडर्स हों, एक से ज़्यादा क्रेडिटर्स अगर हों, तो कितने % क्रेडिटर्स का मिनिमम कितने % क्रेडिटर उसकी फेवर में वोट करें, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं। तो फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स PIRP इनिशिएट कर सकते हैं और एप्लीकेशन फाइल कर सकते विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो ये कितने % क्रेडिटर्स वोट करें? 50% वोट करें, 66% वोट करें, 75% वोट करें या 90% वोट करें? तो कितने क्रेडिटर्स वोट करें? क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पे मेजॉरिटी चाहिए और मेजॉरिटी चाहिए 66% वाली। क्वेश्चन नंबर 4। Compliance is an independent function which identifies, assesses, monitors, and reports on which risk to the bank board। जो बैंक का कंप्लायंस फंक्शन है वो एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है विद इन द बैंक, जो आइडेंटिफाई करता है, असेस करता है, मॉनिटर करता है और रिपोर्ट करता है बोर्ड को ये कौन सा रिस्क है। ये रेगुलेटरी रिस्क है, इंटेग्रिटी रिस्क है, ये कंप्लायंस रिस्क है या रेपुटेशनल रिस्क है। सो ये बोर्ड को रिपोर्ट करता है आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। तो कंप्लायंस डिपार्टमेंट का ये ड्यूटी है इस रिस्क को बोर्ड को इंटीमेट करना, इन्फॉर्म करना, रिपोर्ट करना। तो ये है कंप्लायंस रिस्क। सो कंप्लायंस फंक्शन कंप्लायंस के साथ डील करता है, तो दे आर गोइंग टू रिपोर्ट अबाउट कंप्लायंस रिस्क। क्वेश्चन नंबर 5। कंप्लायंस लॉज, रूल्स, स्टैंडर्ड्स ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सो जो कंप्लायंस के लॉज हैं, उसके जो रूल्स हैं, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो अलग अलग सोर्सेज से आते हैं। तो इनमें जैसे प्राइमरी लेजिस्लेशन इश्यूड बाय लेजिस्लेटर्स है, रूल्स स्टैंडर्ड्स इश्यूड बाय रेगुलेटर्स एंड सुपरवाइजर्स है, मार्केट कन्वेंशंस हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्लायंस के जो लॉज हैं, रूल्स हैं और स्टैंडर्ड्स हैं, उनका ओरिजिनेशन कहाँ से, कौन से सोर्सेज से होता है। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो सभी फैक्टर्स को देखिए, सभी सोर्सेस को देखिए और फिर बताइए कौन सा सोर्स हमें लगता है कि वो एप्रोप्रिएट है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। प्राइमरी लेजिस्लेशन इश्यूड बाय लेजिस्लेचर्स, ये तो है, तो जो हमारे कानून बनते हैं। और देन रूल्स स्टैंडर्ड्स जो इशू करते रेगुलेटर्स, सुपरवाइजर, वो भी हैं। मार्केट की कन्वेंशंस हैं, स्पेसिफिक जो मार्केट्स हैं, सेगमेंट्स हैं, उनके अपने प्रैक्टिसेस हो सकते हैं। कस्टमर रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे ये नहीं है, ये सोर्स नहीं है, ये तो कंप्लायंस के लिए रिक्वायरमेंट है। तो दिस मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। करंट एंड प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट ऑन अर्निंग्स और कैपिटल arising from adverse business decisions is also known as which risk। जो हमारी अर्निंग है, जो हमारे प्रॉफिट्स हैं या जो हमारी कैपिटल है, वो अफेक्ट हो सकते हैं, जो करंट एंड प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो हैं, अगर हमारे एडवर्स बिजनेस डिसीजंस हों। तो हमारे अभी के जो अर्निंग है, कैपिटल है, फ्यूचर की अर्निंग जो कैपिटल है, वो इम्पैक्ट हो सकती है। इस प्रकार के रिस्क को हम कौन सा रिस्क कहते हैं?
ये ऑपरेशनल रिस्क है, रेपुटेशन रिस्क है, स्ट्रेटेजिक रिस्क है या बिजनेस रिस्क है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किस रिस्क की। क्वेश्चन नंबर 6। सो विच रिस्क इट इज, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या आंसर बनता है। तो अगर ये एक बिजनेस डिसीजन को रिलेट करता है, एडवर्स बिजनेस डिसीजंस, यानी हमसे कोई गलत फैसला ले लिया गया है, तो उससे हमारे जो करंट प्रॉफिट्स हैं, कैपिटल है, वो भी इफेक्ट होती है, और जो फ्यूचर की है वो भी इफेक्ट होती है। इस प्रकार के रिस्क को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्क। यानी बिजनेस के लिए हमने कोई स्ट्रेटेजी बनाई थी, कोई हमसे डिसीजन कोई गलत ले लिया और उसके चलते हमें ये लॉस हो रहा है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर यू है। हमारी वेबसाइट gibcibonline.com के ऊपर आपको CIB के चारों कंपल्सरी पेपर्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट को लॉगिन करेंगे तो वहीं पे आपको ऑनलाइन ये टेस्ट मिलेंगे। ये रियल टाइम बेसिस के ऊपर होंगे, जिससे आप अपने टाइम मैनेजमेंट को चेक कर सकते हैं। और इसका स्पेशल फीचर है कि जैसे आप इस टेस्ट को सबमिट करेंगे तो करेक्ट आंसर कौन से हैं वो आपको पता चलेगा, रॉन्ग आंसर कौन से हैं वो आपको पता चलेगा, रॉन्ग आंसर के लिए करेक्ट आंसर कौन से हैं वो भी आपको पता चलेगा। यानी कुल मिला के ये काफ़ी यूजफुल आपके लिए हो सकते हैं। इस रिवीजन टाइम में अगर आप बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो लेसन से अपने रिवीजन को करिए। केस स्टडीज एंड PDF क्वेश्चन बैंक से आप प्रैक्टिस करिए और इससे आपके रिजल्ट के इम्प्रूव होने की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। ये बेस्ट क्वालिटी है और बहुत ही लो प्राइस के ऊपर आपको ये अवेलेबल है इस समय। तो हमारी वेबसाइट इसमें दूसरी है nestoorschoolofbanking.com। तो इसको लॉगिन करके इनको यूज़ करें और अपनी पॉसिबिलिटीज इंप्रूव करें पेपर में बेटर मार्क्स स्कोरिंग की। इन दोनों वेबसाइट का लिंक जो है हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु कंडक्ट्स एनुअल रिव्यू ऑफ कंप्लायंस फंक्शन अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक जो बैंक का कंप्लायंस फंक्शन को एनुअल रिव्यू किया जाना होता है, तो ये रिव्यू कौन करता है, हु कंडक्ट्स दैट रिव्यू। तो ये रिव्यू कंडक्ट करता है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म, एक्सटर्नल ऑडिटर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो इसका एनुअल रिव्यू कौन करता है कंप्लायंस फंक्शन का। ये जो एनुअल रिव्यू है इसको बैंक का जो इंटरनल ऑडिट सिस्टम है वो करता है कंडक्ट, इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म ऑफ द बैंक। क्वेश्चन नंबर 8। What is the term used for methodology which aligns internal auditing with the organization's overall risk management framework? तो हमने बताना है उस टर्म का नाम जो एक मेथोडोलॉजी है, एक मेथड है, और वो अलाइन करता है हमारे इंटरनल ऑडिटिंग को किसके साथ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसके साथ। तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, इंटेग्रेटेड इंटरनल ऑडिट, रिस्क मैनेजमेंट ऑडिट, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट या इंटरनल ऑडिट कंट्रोल ऑडिट। सो कौन सा ऑडिट है ये ये एक मेथोडोलॉजी है जो हमारी इंटरनल ऑडिटिंग को हमारी ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के साथ अलाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द आंसर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। सो जो हमारा इंटरनल ऑडिट होगा उसमें रिस्क बेस्ड इवेंट्स को हम इग्नोर नहीं करेंगे, रादर उनको फोकस में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9।
Which accounting standard deals with disclosure of impact of prior period items on the current year's profit and loss account? सम टाइम क्या होता है, एक एक्शन हमने किया इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-23-24, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाला है इस साल में। तो यहाँ पे क्या है, हमने बताना है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो डील करता है उस डिस्क्लोजर को, जो इम्पैक्ट है प्रायर ईयर पीरियड आइटम्स, इस पीरियड की कोई हमने एक्शन लिए ऑन करंट ईयर प्रॉफिट, इस साल के ऊपर उसका इम्पैक्ट होने वाला है। तो हमने बताना है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर कौन सा है। सो वो है AS1, वो है AS3, AS5 या AS7। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर क्या बनेगा? सो हमने बताना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर जो इसके साथ डील करता है। दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 नंबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जी। तो ये किसके साथ डील करता है? इन डिस्क्लोजर के साथ, पिछले एक्शंस का हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट लॉस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है वो डिस्क्लोज करना है। Within how many days must listed banks update their website with business details and committee compositions? तो अगर कोई बैंक लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर तो उनको डिस्क्लोजर्स करनी होती हैं, उनको अपडेट करना होता है अपनी वेबसाइट को विद बिजनेस डिटेल्स एंड कमेटी कंपोजिशंस। हमने बताना है वो कितने पीरियड में ऐसा करेगा। तो यहाँ पे सेबी की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, 2 डेज के अंदर, 3 डेज के अंदर या 4 डेज के अंदर या 5 डेज के अंदर। तो वो कितने पीरियड में अपडेट करेगा? अगर कोई बिजनेस डिटेल नहीं आई है, कोई कमेटी कंपोजिशंस हैं, तो उसका अपडेशन का पीरियड अकॉर्डिंग टू सेबी रिक्वायरमेंट्स कितना है? क्वेश्चन नंबर 10। तो ये पीरियड केवल 2 दिनों का है, विद इन 2 वर्किंग डेज दिस हैज टू बी अपडेटेड। Question number 11. The findings of which department in the bank will serve as a feedback mechanism for compliance department to assess areas of compliance breaches and failures? So बैंक का वो कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके इन्वेस्टिगेशन, जिसकी फाइंडिंग कंप्लायंस डिपार्टमेंट के लिए फीडबैक का काम करती हैं, ये असेस करने के लिए कहाँ कहाँ कंप्लायंस ब्रीच हुए हैं या फेलियर्स हुए हैं। तो हमने बताना है उस डिपार्टमेंट का नाम, इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट या लीगल एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट। तो जिनकी फाइंडिंग्स फीडबैक बनती हैं कंप्लायंस डिपार्टमेंट के लिए, ये जानने के लिए कि किन किन एरियाज में कंप्लायंस को नहीं ध्यान में रखा गया, यहां फेलियर्स हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सो ये होता है हमारा इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। सो जो इन्वेस्टिगेशंस वो करते हैं, जो उनकी फाइंडिंग्स होती हैं, वो फीडबैक का काम करता है कंप्लायंस डिपार्टमेंट के लिए। नॉन कंप्लायंस विद एनी रेगुलेटरी गाइडलाइंस एंड एडमिन एक्शंस इनिशिएटेड अगेंस्ट बैंक और करेक्टिव स्टेप्स टेकन टू अवॉइड रिकरेंस ऑफ लैप्सेस आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इन विच डॉक्यूमेंट ऑफ द बैंक और एट विच प्लेस। सो अगर नॉन कंप्लायंस है रेगुलेटरी गाइडलाइंस का बाय द बैंक या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का जो बैंक के अगेंस्ट इनिशिएट किए गए या करेक्टिव स्टेप्स लिए गए टू अवॉइड रिकरेंस, तो उसको कहाँ डिस्क्लोज करना है? उसको डिस्क्लोज करना है क्वार्टरली रिपोर्ट की फॉर्म में, कंप्लायंस रिपोर्ट की फॉर्म में, एनुअल रिपोर्ट की फॉर्म में या वेबसाइट रिपोर्ट करना है। तो वेयर इट इज टू बी रिपोर्टेड द नॉन कंप्लायंस। सो ये रिपोर्ट होगा एनुअल रिपोर्ट के अंदर। इट इज पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 13।
Internal control must be consistently applied and well understood by bank staff if board and management policies are to be effectively implemented. अगर बोर्ड ने या मैनेजमेंट में जो पॉलिसीज बनाई, अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रभावी रखना है, इफेक्टिव रखना है, तो जो इंटरनल कंट्रोल है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई भी करना होगा लगातार, और वो बैंक का स्टाफ उसको अंडरस्टैंड भी करता हो। तो ये जो कंट्रोल्स हैं, इंटरनल कंट्रोल्स, ये टिपिकली कौन कौन से कंट्रोल्स हैं? लिमिट अथॉरिटीज, safeguard access to and use of record and bank assets, separate and rotate duties, ensure both regular and unscheduled reviews including testing। तो ये डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स हैं, 4 कंट्रोल्स हमें दे रखे हैं और हमने बताना है इन 4 कंट्रोल्स में कौन से कंट्रोल्स रेलेवेंट हैं। सो सारे के सारे रेलेवेंट हैं, 1 2 3 ओनली रेलेवेंट है, 1 3 4 ओनली रेलेवेंट है, या 1 2 4 ओनली रेलेवेंट है। तो कौन कौन से कंट्रोल्स टिपिकली अप्लाई होंगे? लिमिट अथॉरिटीज, सो किसी भी अथॉरिटी की जो पावर्स हैं उनके ऊपर क्या सीलिंग्स हैं वो जानने की जरूरत है, करेक्ट। सेफ गार्ड एक्सेस टू एंड यूज ऑफ रिकॉर्ड्स एंड बैंक एसेट्स, बैंक के जो एसेट्स हैं उनको जो एक्सेस मिले या उनका यूज हो, ये भी सही है। सेपरेट एंड रोटेट ड्यूटीज, ये तो जॉब रोटेशन का पार्ट आ गया, तो ये उन कंट्रोल का पार्ट नहीं है। एंश्योर बोथ रेगुलर एंड अनशेड्यूल्ड रिव्यूज इंक्लूडिंग टेस्टिंग, ये भी जरूरी है। तो ये 3 कंट्रोल चाहिए, 1 2 एंड 4। तो ऑप्शन आंसर आ गया हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 14, for management of operational risk, bank should establish operation department whose activities include। अगर बैंक को ऑपरेशन रिस्क मैनेज करना है तो बैंक को ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करना होगा। किस पर्पस के लिए, उसकी एक्टिविटीज क्या क्या होंगी? इंप्रूविंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, implementing system upgrades, supervising branch operations and providing specific guidance। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो देखिए इनमें कौन सा ऑप्शन आंसर आपको लगता है कि वो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, सो दीज आर आवर ऑप्शंस। सो देखिए इनमें कौन सा ऑप्शन आंसर हमारा करेक्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑपरेशनल रिस्क को मैनेज करने के लिए बैंक को ऑपरेशनल डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करना है और उसकी एक्टिविटीज यहाँ पे मेंशन है। तो कौन कौन सी वो एक्टिविटीज हैं? इम्प्रूविंग ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, जो बैंक के ऑपरेटिव प्रोसीजर्स है उनको इम्प्रूव करना, ये तो सही है। इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम अपग्रेड्स, ये भी उसका रोल है। सुपरवाइजिंग ब्रांच ऑपरेशंस, ये भी उसी रोल के अंदर इंक्लूडेड है। प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक गाइडेंस रिलेटिंग टू ऑपरेशन, ये भी उसी का पार्ट है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 15, नॉर्मली ये बैंक शुड कंडक्ट असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस रिस्क एक्टिविटी वाइज at least once in which period and develop a risk oriented activity plan for compliance assessment। आमतौर के ऊपर बैंक को क्या करना चाहिए? कंडक्ट करना चाहिए कंप्लायंस रिस्क एक्टिविटी वाइज असेसमेंट, इसका पीरियडिसिटी क्या हो, और साथ ही डेवलप करना चाहिए रिस्क ओरिएंटेड एक्टिविटी प्लान फॉर कंप्लायंस असेसमेंट। क्वेश्चन 15 क्या आंसर बनता है? तो ये कितने पीरियड के अंतराल में, at least once in what period this should be done? So question number 15, this must be done at least once in 1 year, एक साल में कम से कम एक बार। Question number 16, as part of effective compliance management, a certificate is required to be submitted by branches and other operating units confirming compliance to all regulatory, statutory, internal guidelines।
including a separate certificate for KYC and AML compliance to regional or zonal office on which periodicity basis as on last working day within which period of disclosure। तो इफेक्टिव कंप्लायंस मैनेजमेंट के पार्ट के तौर के ऊपर एक सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है बाय द ब्रांचेस और दूसरे ऑपरेटिंग यूनिट्स को, वो कंफर्म करते हैं जिसके थ्रू कंप्लायंस सभी रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी इंटरनल गाइडलाइंस की और साथ में केवाईसी और एमएल कंप्लायंस की, एएमएल कंप्लायंस की अपने कंट्रोलिंग ऑफिसेस को। तो हमने बताना इसका पीरियोडिसिटी क्या होता है और इसको सबमिट कितने पीरियड में करना है। ये वीकली सर्टिफिकेट है, विद इन 7 डेज देना है, क्वार्टरली है विद इन 10 डेज देना है, मंथली है विद इन 15 डेज देना है, या क्वार्टरली है विद इन 5 डेज देना है। So this certificate is to be sent by the branches to regional or zonal offices। तो ये सर्टिफिकेट सबमिट करना है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर और विद इन 5 बैंकिंग डेज जैसे सबमिट करना है। तो इट इज ए क्वार्टरली सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ कंप्लायंस। क्वेश्चन नंबर 16, workplace behavior which naturally meets ethical and legal norm is called। सो वर्कप्लेस के ऊपर जो बिहेवियर है अगर वो नेचुरली मीट करता है एथिक्स को और लीगल रिक्वायरमेंट्स को तो हम उसको क्या कहते हैं? एडहेरेंस कल्चर, इंटेग्रिटी कल्चर, कंप्लायंस कल्चर या एथिकल कल्चर। तो कौन सा कल्चर हम उसको कहते हैं? वर्कप्लेस बिहेवियर जो है नेचुरली जो एथिकल और लीगल नॉर्म्स को मीट करता है। सो वी शैल कॉल इट विच कल्चर? हम इसको कहेंगे कंप्लायंस कल्चर। इट इज कंप्लायंस कल्चर। क्वेश्चन नंबर 18, विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ हर अपॉइंट मस्ट द लिक्विडेटर मेक public announcement inviting proof of claims from stakeholders under IBC 2016। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दिया जाता है तो वो इनवाइट करता है प्रूफ फ्रॉम दोस क्रेडिटर्स। तो ये कितने दिन में वो इनवाइट करेगा? प्रूफ ऑफ क्लेम्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स 10 डेज में, 7 डेज में, 5 डेज में या 3 डेज में। तो टाइम लिमिट कितना है टू कॉल दैट प्रूफ ऑफ देयर क्लेम्स? किनके क्लेम्स? स्टेक होल्डर्स के। सो क्रेडिटर्स हैं, फाइनेंशियल ऑपरेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेंडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। तो ये पीरियड मिलता है 7 डेज का। इट इज 7 डेज पीरियड। क्वेश्चन नंबर 19, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले अगर ये सेशन आपको यूजफुल लग रहा है तो क्विकली इसको लाइक कर देना और हो सके तो इसके वीडियो के लिंक को अपने सोशल मीडिया का अकाउंट ऊपर डालेंगे तो आपके दूसरे जो कलीग्स और फ्रेंड्स हैं उनके पास ये पहुंच जाएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। तो चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन गवर्नेंस प्रोसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गवर्नेंस प्रोसेस है उसके एलिमेंट्स में इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? 1, डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट कंट्रोल। 2, कम्युनिकेशन ऑफ की पॉलिसीज। 3, इवेल्युएशन ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस थ्रू बैलेंस्ड स्कोर कार्ड, रिस्क स्कोर कार्ड एंड ऑपरेशनल डैशबोर्ड। तो हमने बताना है इनमें कौन कौन से एलिमेंट गवर्नेंस प्रोसेस का पार्ट हैं। तो 1 2 3 ऑल, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली या 2 and 3 ओनली। तो हमने बताना है एलिमेंट्स गवर्नेंस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से आते हैं। कॉर्पोरेट कंट्रोल क्या होता है इसको डिफाइन करना ये तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कम्युनिकेट करना जो की पॉलिसीज हैं बैंक की ये भी इंपॉर्टेंट है।
इवेल्युएट करना बिजनेस परफॉर्मेंस को, सो बैलेंस द स्कोर कार्ड्स के थ्रू, रिस्क स्कोर कार्ड्स के थ्रू और ऑपरेशनल डैशबोर्ड के थ्रू, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो तीनों इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। सो ऑप्शन ए हमारा आंसर बना। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग? सो काउंसलिंग जो होती है एचआर के अंदर, उसका प्राइमरी पर्पस क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? तो ये तीन हमारे पास स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इनमें से हमने पिकअप करके यहां से हमने आंसर देना है। टू कम्युनिकेट टू एम्प्लॉय द फीडबैक ऑफ परफॉर्मेंस, यस ये तो है कि उसकी परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक प्रोवाइड करना। टू कम्युनिकेट टू एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिम, ये भी है, उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके मुताबिक जॉब की जो स्पेसिफिकेशन है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। टू हेल्प एम्प्लॉय टू अंडरस्टैंड एरियाज ऑफ कंसर्न, तो जहां जहां एम्प्लॉय की कमियां हैं उनको शेयर करना एम्प्लॉय के साथ, तो ये भी है। सो ऑल थ्री, दैट मीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। आई एम श्योर कि आज का ये सेशन आपको यूजफुल लगा होगा। तो अगर सेशन आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि जो लाइक्ड सेशंस हैं यूट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके उनको और बहुत सारे स्टूडेंट्स तक को पहुंचाने की कोशिश करता है। तो आपका लाइक करना मीन्स यूट्यूब की आप हेल्प करेंगे, जहां यूट्यूब और बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।